वेलकम टू मेक श्योर। लास्ट क्लास में हम मेनली पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस किए थे। तो मेनली पीरियोडिक टेबल को लास्ट क्लास में हम खत्म कर दिए थे। तो आज स्टार्ट करते हैं मेनली से आगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो मेनली पीरियोडिक टेबल हम पढ़ चुके थे। तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अबाउ प्रिंसिपल के बारे में। तो कुछ चीजें जो है वो समझ लीजिए कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज के समय का आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के पहले कुछ चीजें हमें पता होनी ही चाहिए। तो उन चीजों को हम जान लेते हैं, क्योंकि जब मॉडर्न पढ़ेंगे तो उस टर्मिनोलॉजी का जब प्रयोग होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो मॉडर्न को स्टार्ट करने के पहले कुछ प्रिंसिपल को पढ़ रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मॉडर्न समझने के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन चीजों को समझ लीजिए। कुछ चीजें तो हम पहले आपको बता चुके थे, अब कुछ चीजें हैं जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो पढ़िए आइसोटोप। देखिए, सबसे पहले देख लीजिए एटॉमिक नंबर। यदि कोई कह रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर ये है, तो एटॉमिक नंबर कहने का मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? तो एटॉमिक नंबर जहां कहे वो यहाँ सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, जब कोई एटॉमिक मास कहता है तो आपके दिमाग में क्या चलता है? तो ये जान लीजिए, कोई भी आदमी यदि आपको एटॉमिक मास के बारे में कह रहा है, यदि हम पढ़ा रहे हैं आपको तो हम बोल रहे हैं कि एटॉमिक मास इसका ये है, तो एटॉमिक मास है क्या भैया? तो एटॉमिक मास जो है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए, ये सब चीजें हम आपको पहले बता दिए थे, लेकिन जब पीरियोडिक टेबल बता रहे हैं तो ये सब चीजें आपको जानना जरूरी था। बाकी चीजें जो है स्टार्ट करेंगे वो आपको पता नहीं होगी। चलिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन को पी से डिनोट करेंगे, एटॉमिक मास को ए से डिनोट करेंगे, एटॉमिक मास को ए से डिनोट करेंगे, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करेंगे। क्या चीज से? जेड से। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को किससे डिनोट करेंगे? पी से डिनोट करेंगे। अब समझिए कुछ चीजें हम जो बता रहे हैं। आइसोटोप, यदि लिखा हुआ है आइसोटोप, किस एलिमेंट का हम पढ़ाएंगे जब पीरियोडिक टेबल? तो हाइड्रोजन का ये आइसोटोप है, इसका ये आइसोटोप है। जब हम बोलेंगे तो आपके दिमाग में चलना चाहिए आइसोटोप हम कह रहे हैं तो इसका सीधा मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी एलिमेंट है मतलब एक एलिमेंट है। एलिमेंट, एलिमेंट कहने का मतलब एक सेम एलिमेंट है। क्या है? सेम एलिमेंट है। कोई सेम एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक नंबर होगा, तो एटॉमिक नंबर को क्या चीज से हम डिनोट किए थे? जेड से। एटॉमिक नंबर जो होगा वो सेम होगा, लेकिन एटॉमिक मास जो होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब ए और जेड को अभी लिखने के लिए बताएं, इसलिए आपको यहां पे नहीं लिख रहे हैं कि आपके दिमाग पे जोर पड़े कि जेड और ए क्या है, तो आपको याद रहे। तो एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? उसका सेम होना चाहिए। और एटॉमिक मास क्या होना चाहिए? उसका डिफरेंट होना चाहिए। वो क्या कहलाता है? आइसोटोप। और एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो। सेम कहने का क्या मतलब है? इन चीजों को समझिए। देखिए, इन चीजों को डिटेल में समझिए। जैसे हाइड्रोजन है तो एलिमेंट तो सेम है, लेकिन हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या क्या है? तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं। तीन आइसोटोप। पहला तो होता है प्रोटियम। प्रोटियम। दूसरा क्या होता है? ड्यूटेरियम। तीसरा होता है ट्रिटियम। ये आइसोटोप है। तो इन चीजों को समझिए, आइसोटोप क्या है। अब पीरियोडिक टेबल को समझाने से पहले इसके लिखने का जो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, ये सब लिखने का जो तरीका है वो आपको हम लास्ट क्लास में समझा चुके थे। अभी आप सीधा सीधे समझ लीजिए कि कैसे इसे लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। अब समझिए, सेम क्या बताए थे? एटॉमिक नंबर। तो जो एटॉमिक नंबर होगा उसे हम लिखेंगे नीचे साइड में। और डिफरेंट क्या बताए थे? एटॉमिक मास। तो इसका एटॉमिक मास डिफरेंट है, 1 2
ट्रैटियम का। समझ में आ गया होगा, क्योंकि एटॉमिक मास क्या है, सेम है, और एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। सॉरी, उल्टा बोल दिए। एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, और एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो प्रोटियम का ये आइसोटोप, हाइड्रोजन का क्या है, आइसोटोप है। कौन कौन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। चलिए ठीक है, अब तो यहां बता दिए। अब कुछ चीजें जो है वो जान लीजिए। जैसे आपको कहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सब चीजों को जानना चाहिए आपको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए कुछ चीजें तो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत सिंपल टर्म है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बोल देंगे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, हाइड्रोजन का इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या होता है, उसका तात्पर्य क्या होता है, इन चीजों के बारे में तो हमें पता होना चाहिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का सीधा मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन जिस एटम के आउटर मोस्ट सेल में हो, या जिसका एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या कहलाता है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसे देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम। जैसे ले लेते हैं ऑक्सीजन को। देखिए ऑक्सीजन तो अभी ले रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ऑक्सीजन का क्या होता है। तो ऑक्सीजन का, यदि ऑक्सीजन कह रहे हैं, तो ऑक्सीजन कहने का मतलब, देखिए ऑक्सीजन में 2 सबसेल होता है, और उसमें 2s सबसेल होता है और 2p सबसेल होता है। तो 2 2s सबसेल होता है और 4 2p सबसेल होता है। सेल, सबसेल, ये सब हम आपको बताए थे। अब ये 2s 2p क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, इसको बताएंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझाने के बाद। देखिए ऑक्सीजन यदि कहेगा, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिसमें 2 होता है, जो जिसमें 2 जो है, और 4। देखिए 4 जो होता है 2p सबसेल में होता है, और उपकक्षक में होता है, सब उपकोष में होता है, और 2 जो होता है वो 2s सबसेल में होता है। 2s सबसेल तिरछा लिख रहे हैं, चलिए ठीक है, अब सीधा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे समझ लीजिए, बस समझ में आना चाहिए आपको। तो देखिए इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s क्या होता है, 2p क्या होता है, तो इसे देखते हैं हम एक प्रिंसिपल के द्वारा। जो कुछ प्रिंसिपल दिया गया था, कुछ इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उन प्रिंसिपल को हम अब देखते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला एक प्रिंसिपल देखते हैं, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, अच्छा, और बाउ प्रिंसिपल कह रहे हैं, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को सजाने का जो होता है ना, उसके बारे में, कैसे सजाया जाता है इलेक्ट्रॉन को, उसके ऊर्जा स्तर के क्रम में। तो उस प्रिंसिपल को अब बाउ प्रिंसिपल में हम पढ़ेंगे। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल, हिंदी में कहेंगे इसे ऑफ बाउ प्रिंसिपल ही, ऑफ बाउ सिद्धांत। देखिए अब चीजों को आप समझिएगा डिटेल में। जैसे देखिए यहाँ क्या है, 1s, ये लेते हैं 2s, ये आता है 2p, ये 3s, 3p, 3d। अच्छा 3d क्या है, 3d क्या है, 3s क्या है, ये सब जब हम पीरियोडिक टेबल आपको बताएंगे, तो उस समय आपको समझ में आएगा कि 3s हम क्या बोल रहे हैं, 3p क्या बोल रहे हैं, 3d क्या बोल रहे हैं। उस समय आपको पूर्णतः समझ में आएगा। ऐसे अभी भी समझ में आ जाएगा आपको। 4s, 4p, 4d, 4f, 5p, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s,
6s, 6p, 6d, देखिए 7s, 7p, 8s। अब चीजों को समझिए कि इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को जो कक्षा में सजाया जाता है, जो ऑर्बिट में सजाया जाता है, जो सबसेल में सजाया जाता है, जो उपकोष में सजाया जाता है, उसको किस तरह से सजाया जाता है। देखिए सबसे पहले तो हमको 1s वाले को डाला जाता है, इसके बाद नंबर आता है 2s का, इसके बाद नंबर आता है 2p का, उसके बाद 3s का। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। फिर नंबर आता है 3p का और 4s का। फिर नंबर आता है 3d का, 4p का, 5s का। अब हम क्या बोल रहे हैं, 3 नंबर आता है, नंबर आता है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इन चीजों को देखिए, कहीं भी जब इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे, इलेक्ट्रॉन को यदि हम ऑर्बिट में भरेंगे, कक्षाओं में भरेंगे, तो वो निम्न स्तर से, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ओर जाता है, भरा जाता है। तो उसी को इलेक्ट्रॉन पहले जो कम ऊर्जा वाले अपकोष रहते हैं उसे भरे जाते हैं, और बाद में जो ज्यादा ऊर्जा वाले रहते हैं उन उपकोषों को कक्षकों में भरा जाता है। उन्हें उस इलेक्ट्रॉन को उपकोषों या कक्षकों में भरा जाता है, सबसेल या ऑर्बिट में भरा जाता है। तो इसके भरने का ये तरीका है। जैसे सबसे पहले क्या भरेंगे, देखिए सबसे पहले भरेंगे 1s के इलेक्ट्रॉन को भरेंगे ऑर्बिट में। जब 1s भरा जाएगा तो किसका नंबर आ गया, 2s का नंबर आ गया। तब आ गया नंबर 2s का। उसके बाद नंबर आ गया, किसका नंबर आया, देखिए इधर से निकल रहा है 2p का। उसके बाद नंबर आ गया 3s का। ठीक, इसके बाद भराएगा ऑर्बिट में क्या, देखिए 3s जब खत्म होता है तो पीछे से शुरू हो रहा है 3p, तो आएगा नंबर इस यहाँ पे 3p का। 3p जब भरा गया तब नंबर आएगा यहाँ पे किसका, 4s का। 4s जब भरा गया तो 3d का। 3d जब भरा गया तब आएगा नंबर किसका, 4p का। 4p जब भरा गया तो नंबर आएगा किसका, 5s का। 5s जब भरा गया तब नंबर किसका आएगा, देखिए यहां से 4d, 5d, 6s, किसका आएगा 5s के बाद 6, 4d का। उसके बाद नंबर आएगा 5p का। उसके बाद आएगा 6s का। उसके बाद नंबर आएगा 4f का। उसके बाद नंबर आएगा 4f का। फिर आएगा 5d का। फिर आएगा 6p का। उसके बाद आएगा 7s का। उसके बाद आएगा 5f का। उसके बाद आएगा 7s के बाद आएगा 5f का, फिर 6d का, फिर 7p का, और फिर आएगा 8s का। तो ये भरने का तरीका है, आप बाउ प्रिंसिपल से के थ्रू इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट या सबसेल में भरने का क्या है, तरीका है। तो इसी तरीका को हम लिख लेते हैं थोड़ा, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग जो है, और पढ़ेंगे जब रिवीजन के समय तो और अच्छा से क्लियर होगा। देखिए उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है या प्रवेश करता है निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर की तरफ, स्तर वाली कक्षाओं की
यूज। इन चीजों को समझ लिया। इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट इंटर सबसे पहले इंटर कहाँ करेगा? लो एनर्जी लेवल, एट लो एनर्जी लेवल ऑर्बिट। उसके बाद ये सबसेल कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, देन इंटर एट हाई एनर्जी लेवल ऑर्बिट। देखिए अब बाउ प्रिंसिपल को हम समझा दिए हैं। अब आगे एक प्रिंसिपल आया, एक नियम आया जिसको कहा गया हुन्स रूल। तो हुन्स रूल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कहीं ना कहीं से जहां से क्वेश्चन उठेगा, हर टॉपिक को हम डील कर रहे हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक इज डील। तो सब टॉपिक को यहाँ पे डील करने का उद्देश्य क्या है कि आपका एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। देखिए जहां तक हम असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम जब हो रहा था, जहां तक हम पढ़ाएं वहां तक से ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो लड़का पढ़ रहा था वो बना लिया। अब आगे देखते हैं हम कि हुंड के रूल के बारे में। तो हुंड के रूल को भी एक इंपॉर्टेंट, कहीं बहुत जगह तो आपको हुंड के रूल के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि हुंड रूल है क्या। तो हुंड का नियम जो देख लीजिए, हुंड्स रूल, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखिए हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। देखिए हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम को आप समझ लीजिए कि हुंड का जो अधिकतम बहुलता का नियम है, वो क्वेश्चन जहां जहां से आएगा उन चीजों को समझ लीजिए। हुंड का नियम दिया गया था, एक जर्मन साइंटिस्ट थे। कौन थे? जर्मन साइंटिस्ट, जिनका नाम था फ्रेडरिक हुंड। नाम था उनका फ्रेडरिक हुंड, फ्रेडरिक हुंड। इन्होंने 1925 में हुंड का नियम दिया था। तो 1925 कब दिया था? 1925। इसमें कहा था कि परमाणु के किसी उपकोष में, परमाणु के किसी उपकोष के किसी कक्षक में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते जब तक उसके सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर दिया जाए। समझ में आया होगा? मतलब उनका कहने का था कि जैसे कि परमाणु है, कोई एटम है, तो कोई एटम है, एटम है, कोई एटम है जिसके कक्षक हैं, तो परमाणु के किसी भी किसमें उपकोष में, किसी भी सबसेल में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर दिया जाए तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में भर दिया जाएगा तब दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, अकॉर्डिंग टू हिम। तो इन्होंने क्या कहा था? हुंड के अनुसार क्या था? अकॉर्डिंग टू हुंड, 2 electrons can't be filled in the orbit until one electron
कांट इलेक्ट्रॉन filled in each orbit, each सबसेल या ऑर्बिट। समझ में आ गया होगा। जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन ना हर कक्षक में, हर उपकक्षक में, हर उपकोष या कक्षक में ना भर दिया जाए तब तक किसी उपकोष में, किसी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। हुंड प्रिंसिपल के बारे में बता दिए हम आपको। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बोर-बरी स्कीम के बारे में। किसके बारे में? बोर-बरी स्कीम के बारे में। तो बोर-बरी योजना के बारे में देखते हैं। बोर-बरी योजना या बोर थ्योरी तो हम पढ़ लिए थे, नील बोर के द्वारा जो दिया गया है। जब बोर-बरी चलिए बोर-बरी स्कीम के बारे में जान लेते हैं। देखिए बोर-बरी स्कीम को जो है वो दिया गया था परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को वितरित करने की योजना थी। यह योजना 1921 में 1921 में दो साइंटिस्ट दिए थे। पहला साइंटिस्ट थे नील बोर, जिसके थ्योरी के बारे में भी हम पढ़ा चुके हैं आपको, नील बोर। और दूसरे हैं चार्ल्स रूसेल बरी। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोर-बरी योजना को प्रस्तुत किया था। अब इस योजना को समझ लीजिए कि ये योजना कहता क्या था। जैसे देखिए इसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो जब बोर नियम पढ़ रहे थे तो KLMN जो इलेक्ट्रॉन का कोष है उसके बारे में हम पढ़े थे। वहाँ जो एनर्जी लेवल होता है वो N=1, N=2, KLMN चारों के बारे में बता दिए थे आपको। ये एनर्जी लेवल है। क्या है? एनर्जी लेवल। ये इलेक्ट्रॉन का कोष है, इलेक्ट्रॉन सेल जो होता है KLMN से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है उन चीजों को जान लीजिए। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए जहां N=1 है वहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, जहां N=2 है वहां 8 होंगे, जहां N=3 है वहां 18 होंगे, और जहां N=4 है वहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 होंगे। बोर-बरी स्कीम के अनुसार किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को डिनोट करते हैं 2n² से। इससे कहते हैं 2n²। अब देखिए 2 × n क्या है? 1²। 2 × 2² क्या हो गया? 8। 2 × 3² 3 × 9 दूनी 18। 2 × 4² = 32। इसको लिखने के भी तरीका को समझा दिए। तो इसी को समझाए थे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने जो दिया था वो यही दिया था कि इलेक्ट्रॉन सेल है कोई KLMN, जहां पे एनर्जी लेवल 1 2 3 4 है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2 8 18 32। ये कैसे निकालेगा? 2n² के फॉर्मूला से निकलेगा। किसके फॉर्मूला से निकलेगा?
2n² के फॉर्मूला से, जो बोर के द्वारा दिया गया था। दूसरा क्या कहा गया बोर स्कीम के द्वारा, इन चीजों को समझिए। दूसरी बात ये रही कि परमाणु के जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो सकती है। तो दूसरा उन्होंने कहा था मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल शुड बी 8। चाहे इफ उस सेल में क्या हो, इलेक्ट्रॉन धारण करने की क्षमता अधिक भी हो, फिर भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसे कहा जाता है ऑक्टेट रूल। इसे क्या कहा जाता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन शुड बी 8 इफ, देखिए ये बाह्यतम लिख देते हैं हिंदी, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम लिखें यहां अधिकतम। इफ द कैपेबिलिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रॉन is more than कहने का क्या मतलब हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रखने की क्षमता है, फिर भी बाहरी सेल में क्या होगा, 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो है दिया था, जिस रूल को कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है, इसलिए इस रूल को कहा गया, इस रूल को क्या कहा गया, ऑक्टेट रूल कहा गया, ऑक्टेट रूल। अच्छा, ऑक्टेट रूल को हिंदी में कहते हैं अष्टक का नियम, अष्टक का नियम। यदि यह स्थिति होगा तो परमाणु को, जो परमाणु है, जो एटम है, वह क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। वो एटम यदि ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है तो वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑक्टेट रूल यदि होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए ऑर्गन को, आर्गन के बारे में देखते हैं, आर्गन के बारे में देखते हैं। जैसे देखिए आर्गन है, ये है आर्गन, ये है पहला सेल। तो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये है सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाहर का सेल, इसके बाहर का सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बाहर के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। और इसके बाहर के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बाहर के सेल में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बाहर के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। 3 4 5 6 7 8, चलिए 8 इलेक्ट्रॉन। आर्गन के हर सेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसे समझने की कोशिश कीजिए। आर्गन में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होते हैं 18, क्या होते हैं, 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर्गन में है 18 होते हैं। और जो बाह्यतम कोश है उसमें क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए इसे कहा जाता है इनर्ट गैस। क्या कहा जाता है, इनर्ट गैस। तीसरा क्या था, बोर बरी योजना, उसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जितना भी कोश है, जितना भी सेल है, उसे क्रमानुसार क्या किया जाता है, भरा जाता है। जब तक
अंदर का सेल भरा नहीं जाता है, पूरी तरह से भरा नहीं जाता है, आगे वाले सेल में इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। ये होता है इसका तीसरा। तो तीसरा इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन कांट बी ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन कांट बी ट्रांसफर्ड, कांट बी ट्रांसफर्ड until inner cell is filled, जब तक अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन भरा नहीं जाता तब तक क्या होगा, ये ट्रांसफर नहीं होगा। तो इन चीजों के बारे में समझ लिए, आइसोटोप समझ लिए, हाइड्रोजन समझ लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ लिए। अब समझते हैं, तीनों प्रिंसिपल को भी देख लिए। अब आगे देखते हैं एक कुछ और पॉइंट जो आगे हमको पढ़ने में बहुत ही मददगार होगा। तो उन चीजों को जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम आपको बता दिए थे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जब इलेक्ट्रॉन की बारी आई तब हम आपको इन तीनों प्रिंसिपल के बारे में अवगत करवा दिए कि हुन का लॉ क्या है, बाउ प्रिंसिपल क्या है, कैसे भरा जाता है, और इसके साथ ही साथ बोरबरी योजना के बारे में भी बता दिए। अब एक चीज समझिए कि वैलेंसी एक टर्म यूज होता है। क्या होता है टर्म? वैलेंसी। कि वैलेंसी क्या होता है भैया? तो वैलेंसी के बारे में समझ लीजिए। जो एलिमेंट का कंबाइनिंग पावर होता है उसी को कहते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी कुछ नहीं होता है, इट इज कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, इट इज कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग पावर कहने पावर ऑफ एन, कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट कहने का मतलब क्या है? हिंदी मीडियम वाले इसे समझ लेंगे कि एलिमेंट को जो है जोड़ने की जो ताकत है उसे क्या कहते हैं? वैलेंसी। हिंदी में ये नहीं, इंग्लिश में ही समझिए, क्योंकि कंबाइनिंग पावर जोड़ने की शक्ति है जो, उसे क्या कहते हैं? वैलेंसी। अब जब हम पढ़ाएंगे कि कंबाइनिंग पावर कहने का क्या मतलब है, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे उस समय आपको वैलेंसी क्रिस्टल क्लियर होगा। बस यही यहाँ पे याद रखिए आप कि कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट को क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी यदि किसी एलिमेंट का होता है तो वो किस चीज से रिलेट करता है? कितना इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है अवेलेबल, उससे क्या किया जाता है? वैलेंसी को रिलेट किया जाता है। तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट is related with how many electrons are in outermost cell, outer cell। एक चीज और जान लीजिए, जब पीरियोडिक टेबल आप पढ़िएगा तो बोलिएगा कि वैलेंसी, इसका वैलेंसी ये है, उसका वैलेंसी ये है, तो जो सेम ग्रुप होगा उसका वैलेंसी हमेशा क्या होगा? सेम होगा। ये जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, ग्रुप और पीरियड के बारे में पढ़ाएंगे, उस समय हम बताएंगे कि वैलेंसी में जिसका सेम ग्रुप रहता है उसका वैलेंसी क्या रहता है? वैलेंसी सेम रहता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें को और देखते हैं। जैसे एक टर्म यूज होगा, हम जब पढ़ाएंगे उस समय एक टर्म होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होगा टर्म एक यूज? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहते हैं? देखिए, एक एटम का इलेक्ट्रॉन को पाने की क्षमता, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? किसी भी एटम को पाने की क्षमता की क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ लीजिए, टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी ऑफ एन एटम
टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रॉन। एक और टर्म यूज होगा आपके सामने, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो एक टर्म यूज होगा आपके सामने, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी क्या होता है इसे समझ लीजिए। देखिए, जब एनर्जी रिलीज होता है तब एटम जो है, न्यूट्रल एटम जो है, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसे गैसेस के टर्म में समझ सकते हैं। गैसेस के टर्म में कैसे समझते हैं, जैसे कोई गैस है, उसका जो है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनने में जितनी ऊर्जा विमुक्त होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को सिंपल टर्म में लिख लेते हैं, एनर्जी रिलीज्ड when an isolated neutral atom gain one extra element। अच्छा, इसे एक तरीका से और समझ लीजिए कि ये हम क्या लिखे हैं। चलिए, ये क्या लिखे हैं, देखिए, गेन करने का मतलब कि फायदा होगा। फायदा होगा मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मात्र एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता को क्या कहते हैं, है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जहां पर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। नेक्स्ट टर्म होता है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, दैट इज एक और पॉइंट यूज होगा आपके पास, आयोनाइज्ड पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और एक टर्म है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये सब टर्म हम आपको इसलिए बता रहे हैं डिटेल बाय डिटेल, क्योंकि ये सभी टर्म जो है यूज होगा आपको आगे जाके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने में, जहां पे आपको ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। हम कोशिश यही कर रहे हैं, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना ही चाहिए। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, उन चीजों को समझ लीजिए। देखिए, जब हम पढ़ते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री, उसमें क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब करने का मतलब एक अमाउंट ऑफ ऊर्जा चाहिए जो क्या करे, रिमूव करे किसको, इलेक्ट्रॉन को। कहां से, एक एटम या मॉलिक्यूल से। तो उसी को कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कहीं कहीं पे इसे कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी भी। तो पोटेंशियल के जगह पे एनर्जी का, तो क्या हम बताएं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from a molecule और एटम। तो ये समझ लिए हम। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, और जिसे 2 क्लास में हम खत्म करेंगे, ताकि ईच एंड एवरी पॉइंट कहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो देख लीजिए। आपके पास जो सब्जेक्ट आ रहा है, अब बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसे ध्यान से देखते रहिए। 67वीं के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये सेशन। तो बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी स्टार्ट हो, जब भी क्या कल या परसों स्टार्ट हो जाएगा आपका, तो कल या परसों जब स्टार्ट हो जाएगा तो आप इसे डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।